साथियों, वीडियो की प्लेलिस्ट में जा कर के आप संस्कृत पेडागोजी के अन्य वीडियोस ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ मैं प्रश्नों का अभ्यास करा रहा हूँ, वहाँ थ्योरी भी है। क्योंकि वीडियो बहुत सारे अपलोड हैं, ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं है, 20-20, 25-25 मिनट के वीडियो हैं जिसमें थ्योरी दी हुई है। उसको आप ध्यान से देखें, एक एक वीडियो को ध्यान से एक बार देख लें, आपका अभ्यास बहुत हद तक अच्छा हो जाएगा। क्योंकि यूट्यूब पर संस्कृत पढ़ाने वाले चैनल बहुत कम हैं और मैंने देखा है कि जैसे अपने यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है, वैसा बताने वाले बहुत कम लोग हैं संस्कृत पेडागोजी को, और इतने ज़्यादा वीडियोस बहुत कम हैं। तो आप लोग ध्यान से इन वीडियोस को देख लें, और मैं तो ये तक कहता हूँ कि आप इन प्रश्नों को लिख तक लें तो भी आपका बहुत अच्छा अभ्यास हो जाएगा। और इसी प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और आपकी जो ये प्रतियोगी परीक्षा है, इसमें तो 15 नंबर की पेडागोजी सभी सब्जेक्ट के अंतर्गत आना है, और आप संस्कृत का ये पेपर समझ में आ जाए आपको, बस इतना आपको यहाँ पर सीखना है, तो आप आराम से हल कर पाएंगे। तो आप लोग वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के वो सारे वीडियोस देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगले जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो आपके पास पहुँचे। चलें पहले प्रश्न से चलते हैं। विद्यालय शिक्षणे प्रथम भाषा, यहाँ पर भाषा कर लें, प्रथम भाषा अध्ययनम स्यात्। विद्यालय शिक्षणे प्रथम भाषा अध्ययनम स्यात्। विद्यालय शिक्षण में प्रथम भाषा अध्ययन होता है। कैसा होता है, किसमें होता है, ये आपको बताना है। मातृभाषायाः अथवा प्रांतीय भाषायाः, मातृभाषा में अथवा प्रांतीय भाषा में। दूसरा दिया है हिंदी भाषायाः, हिंदी भाषा में। तीसरा दिया है राजकीय भाषायाः, राजकीय भाषा में। चौथा दिया है सहराजकीय भाषायाः, सहराजकीय भाषा में। तो फिर से एक बार समझ लें, विद्यालय शिक्षण में प्रथम भाषा अध्ययन होता है। किसमें होता है? तो विद्यालय शिक्षण में जो प्रथम भाषा का अध्ययन होता है, उस बच्चे को उसकी मातृभाषा के रूप में देना चाहिए, जो प्रथम अध्ययन है, प्रथम भाषा का अध्ययन है। क्योंकि वह बालक परिवार में अपनी मातृभाषा में ही पलता बढ़ता है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका बालक के भाषा विकास पर उसके परिवार की होती है। और कहा भी गया है कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। क्या है? प्रथम पाठशाला। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। परिवार जो है वो बालक की प्रथम पाठशाला है, और इससे यह निश्चित होता है कि विद्यालय शिक्षण में बालक का शिक्षण हिंदी भाषा और उसकी मातृभाषा में होना चाहिए। ठीक है, तो सही क्या रहेगा? जो यहाँ पर दिया हुआ है पहला वाला, मातृभाषा अथवा प्रांतीय भाषाया, पहला रहेगा सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्राथमिक स्तरे कवितायाः प्रयोजनम अस्ति। देखिए, स्तर भी आपको ध्यान से देखना है, कौन सा स्तर दिया हुआ है। प्राथमिक स्तर दिया है। प्राथमिक स्तरे, प्राथमिक स्तर पर या प्राथमिक स्तर में या प्रारंभिक स्तर में कवितायाः प्रयोजनम अस्ति। प्रारंभिक स्तर में कविता का प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है प्रारंभिक स्तर में कविता का? विभिन्न भाषा कौशलानामुपरि अधिकार प्राप्ति। मतलब विभिन्न भाषा कौशलों के ऊपर अधिकार प्राप्ति, विभिन्न भाषा कौशलों में अपना अधिकार प्राप्त करना, मतलब कि मजबूत पकड़ होना, ये कहा पहला। दूसरे में क्या कह रहे हैं? प्राथमिक छात्रेभ्यः अलंकार पाठनम। प्राथमिक स्तर के छात्रों को अलंकार पढ़ाना, दूसरा। तीसरा दिया है शब्दावली ज्ञाने विस्तारः, शब्दावली के ज्ञान में विस्तार। और चौथा दिया है संगीतस्य तालस्य अनुप्रासस्य च आनंदानुभूति। मतलब जो चौथा दिया है यहाँ पर कविता शब्द जोड़ लें। कवितायाः संगीतस्य, कविता के संगीत, और ताल और अनुप्रास का की आनंदानुभूति, या फिर और आनंदानुभूति और आनंद की अनुभूति। क्या कह रहे हैं? पूरा आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। प्राथमिक स्तर पर कविता का क्या प्रयोजन है, यह आपको बताना है। जहाँ पर ऑप्शन क्रमशः दिए हुए हैं, जिनमें सही क्या रहेगा, तो जो डी नंबर वाला है ये रहेगा सही। प्रारंभिक स्तर में कविता का प्रयोजन या फिर ये कहें उद्देश्य, कविता के संगीत, ताल और अनुप्रास के आनंद की अनुभूति से होता है। कविता काव्य का ही सूक्ष्म अंगी कहलाता है, या फिर सूक्ष्म जो एक अंगी रस कहें वो है। इसलिए कहा भी जाता है कि कविता को पढ़ते समय
पद्यों के लय, ताल, तुक, यति, गति का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो जो ये दिया हुआ है डी नंबर पर, संगीतस्य तालस्य अनुप्रासस्य च आनंदानुभूति ही, ये रहेगा सही उत्तर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई है। यहाँ मैं नंबर क्रम डाल देता हूँ, टाइपिंग में थोड़ा सा ये कलर चेंज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रश्न है, प्रश्न दिया है योग्यावसर प्रदानेन अनेक भाषाणाम अधिगमः, मतलब योग्य अवसर प्रदान करने से अनेक भाषाओं का अधिगम कैसा होता है। छात्राणाम कृते कष्टप्रदः न भविष्यति, छात्रों के लिए कष्टप्रद नहीं होता है। स्वाभाविकः भवति, स्वाभाविक होता है। तीसरा दिया है छात्राणाम कृते भारः भविष्यति, छात्रों के लिए भार होता है। डी दिया है छात्राणाम कृते कष्टप्रदः भविष्यति, छात्रों के लिए कष्टप्रद होता है। पूरा ध्यान से समझना है। योग्य अवसर प्रदान करना या प्रदान करने से अनेक भाषा अधिगम, जो अनेक भाषाओं का अधिगम कैसा होता है। सही क्या रहेगा, ए नंबर वाला रहेगा सही, जो पहला दिया है ये। छात्रों को अनेक भाषाओं का ज्ञान पूर्वक अध्ययन यदि करा दिया जाता है तो छात्रों को शिक्षण कार्य, सामाजिक परिवेश इत्यादि में कठिनाई कम होती है। तत्पश्चात उन्हें विभिन्न परिवेश के छात्रों के मध्य कठिनाई का अनुभव बिल्कुल भी नहीं होता है, अर्थात छात्र ग्रुप में समावेशित हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो ए नंबर वाला है यही रहेगा सही। आगे चलते हैं। ध्यान से, शिक्षाधिकाराधि नियमानुसारम, देखिए अलग अलग करके बाद में देख लेंगे। शिक्षा फिर अधिकार फिर अधिनियम, तीन शब्द हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षाधिकार, अधिनियम, अनुसार। शिक्षा अधिकार अधिनियम अनुसार, जो कि RTE है। प्रत्येकम छात्रस्य अधिकारः अस्ति, प्रत्येकम छात्रस्य अधिकारः अस्ति, मतलब शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार, शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार प्रत्येक छात्र का अधिकार है। क्या अधिकार है? पहला ऑप्शन दिया है राजकीय भाषा माध्यमेन अधिगंतुम, राजकीय भाषा के माध्यम से वह सीखे। आगे, आधुनिक भारतीय भाषा माध्यमेन अधिगंतुम, आधुनिक भारतीय भाषा के माध्यम से सीखे। तीसरा दिया है मातृभाषा माध्यमेन अधिगंतुम, मातृभाषा में सीखने का। या आंग्ल भाषा माध्यमेन अधिगंतुम, अंग्रेजी भाषा में सीखने का। क्या रहेगा यहाँ पर सही उत्तर? जो सी नंबर वाला है ये रहेगा सही। शिक्षा अधिकार अधिनियम RTE के अनुसार सभी छात्रों को यह अधिकार प्रदान है कि वह शिक्षा अध्ययन अपनी मातृभाषा के अनुसार ही करेगा। उस छात्र को जबरन किसी अन्य भाषा के माध्यम से शिक्षण नहीं कराया जाए। वह बालक स्वतंत्र है, इसलिए मातृभाषा को बालक के प्रथम, या फिर कहें बालक की प्रथम पाठशाला या फिर जननी माना गया है। तो ये रहेगा इसका सही उत्तर। आप लोगों को बहुत हद तक समझ में आ रहा होगा, कोशिश करें, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। बार बार आप अभ्यास करेंगे संस्कृत के प्रश्नों का तो अपने आप सीख जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि मुझे पहले से ये आते हों, मैंने भी बहुत अभ्यास किया है, कई बार इन प्रश्नों को देखा है, समझा है, तब जाके अब प्रश्न सामने आता है तो उसका अपने आप हिंदी समझ में आने लगता है। चलें आगे चलते हैं। प्रथम कक्षायाः छात्राणां कृते भाषायाः अधोलिखितेषु कतमः विषयः योग्यतमः भवेत्। क्या कह रहे हैं? प्रथम कक्षायाः छात्राणां कृते भाषायाः अधोलिखितेषु कतमः विषयः योग्यतमः भवेत्, मतलब प्रथम कक्षा के छात्रों को भाषा पठन कार्य में नीचे दिए गए में कौन सा विषय योग्यतम होता है या फिर हो, ये कहा है। तो मम विश्वः, मेरा विश्व, मम देशः, मम मेरा देश, परिवहनः, परिवहन, या फिर मम परिवारः, मेरा परिवार। प्रथम कक्षा के छात्रों को भाषा पठन कार्य में मम परिवार यह विषय सर्वश्रेष्ठ या फिर उत्तम होगा, क्योंकि बालक को इस कक्षा के हिसाब से तथा कक्षा उम्र आंकड़े से सब हैं, सबसे प्रिय क्या होता है? परिवार होता है।
जिसका उसे अल्प किंचित ज्ञान कोश की स्मृति में सन्निहित है। तो सही क्या रहेगा? मम परिवार, ये रहेगा जो डी वाला दिया है, यही रहेगा सही उत्तर, मेरा परिवार। आगे चलते हैं। यह शिक्षकाः छात्रान् अधिकम, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, बाल भी चलेगा। यह शिक्षकः छात्रान् अधिकम बाल साहित्यम पठितुम प्रेरयति सह छात्राणाम। यह मतलब जो शिक्षकः शिक्षक छात्राणाम छात्रों को अधिक बाल साहित्यम बहुत ज़्यादा बाल साहित्य पठितुम प्रेरयति पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। सह छात्राणाम वह छात्रों को क्या कराना चाहता है? संभाषण कौशलम वर्धयितुम इच्छति, संभाषण कौशल बढ़ाने की इच्छा करता है, पहला रहेगा। दूसरे नंबर पर क्या होगा? श्रवण कौशलम वर्धयितुम इच्छति, श्रवण कौशल बढ़ाने की इच्छा करता है। तीसरा पठन कौशलम वर्धयितुम इच्छति, पठन कौशल बढ़ाने की इच्छा करता है। या फिर लेखन कौशलम वर्धयितुम इच्छति, लेखन कौशल बढ़ाने की इच्छा करता है वो। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। सही क्या रहेगा अब ये आपको देखना है। तो यहाँ पर जो सही रहेगा वो रहेगा ये वाला, जो सी नंबर वाला है, ये रहेगा सही। क्योंकि शिक्षक यदि शिक्षण के समय बाल साहित्य के प्रति बालकों के रुझान को अधिकाधिक प्रेरित करता है तो इससे बालक के पठन कौशल का विकास तीव्र होता है। किसका विकास तीव्र होता है? पठन कौशल का। क्योंकि प्राथमिक स्तर का बालक बाल साहित्य में रुचिकर प्रवृत्ति को देखता है। तो ये रहेगा इसका सही उत्तर जो सी नंबर पर दिया है। आगे चलते हैं। वर्णमालायाः अक्षराणां लेखनार्थं विद्यार्थिनः समर्थान् कर्तुं शिक्षकः तान् कथयति। कथम अक्षर निर्माणार्थं रेखांकनं करणीयं, वक्रम करणीयं, पाशं करणीयं एतद् अस्ति। क्या कह रहे हैं समझ लेते हैं एक बार। वर्णमालायाः अक्षराणां लेखनार्थं, वर्णमाला के अक्षरों को लिखने के लिए या फिर निर्माण के लिए। तो अर्थम जहाँ पर हो वहाँ क्या लगाना है? के लिए शब्द आपको जोड़ना है, के लिए। वर्णमाला के अक्षरों को लिखने के लिए विद्यार्थिनः समर्थान कर्तुम, विद्यार्थियों को समर्थ करने के लिए शिक्षकः तान कथयति, शिक्षक उनको कहता है। कथम अक्षर निर्माणार्थम रेखांकनम करणीयम, किस प्रकार के अक्षर बनाने के लिए रेखांकन करना है। वक्रम करणीयम, वक्र करना है। पाशम करणीयम, पास करना है। एतत् अस्ति, यह है, यह क्या है? पहला दिया है लेखन यंत्रम, लेखन यंत्र है। लेखन प्रक्रिया, लेखन प्रक्रिया है। प्रवाही लेखन, ये प्रवाही लेखन है। या फिर रेखा लेखनम, रेखा लेखन है। क्या रहेगा सही? तो जो यहाँ पर बी नंबर का दिया हुआ है ये रहेगा सही। ये लेखन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। जो लेखन प्रक्रिया दिया हुआ है यही रहेगा इसका सही उत्तर। बालकों के लेखन प्रक्रिया के निर्माणार्थ शिक्षक बालकों के अक्षर के रेखांकन इत्यादि विधियों का पूर्व प्रयोग करता है। अतः वर्णमाला के अक्षरों के निर्माण हेतु उपर्युक्त कथनों के अनुसार यह प्रक्रिया लेखन प्रक्रिया के अंतर्गत समाहित एवं सन्निहित होनी चाहिए। यह रहेगा इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संभाषण कौशलस्य विकासार्थम योग्यतमः मार्गः अस्ति छात्रेभ्यः। क्या कह रहे हैं? संभाषण कौशलस्य विकासार्थम, संभाषण कौशल के विकास के लिए योग्यतमः मार्गः अस्ति छात्रेभ्यः, योग्यतम मार्ग होता है छात्रों के लिए। कौन सा योग्यतम मार्ग होता है छात्रों के लिए? संभाषण कौशल के विकास के लिए योग्यतम मार्ग होता है छात्रों के लिए। कौन सा मार्ग होता है योग्यतम मार्ग? बताना है आपको। पहला दिया है प्रकृत जीवन परिस्थितिम अधिकृत्य कथयितुम अवसर प्रदानम, मतलब प्रकृत जीवन जो है वो और परिस्थिति को लेकर के, अधिकृत्य मतलब होता है लेकर के, कथयितुम अवसर प्रदानम कहने के अवसर प्रदान करना। दूसरा दिया है भाषायाः संरचनायाः
अनुशीलनम कर्तुम अवसर प्रदानम। भाषा की संरचना का अनुशीलन करने का अवसर प्रदान करना दूसरा। तीसरा दिया है आदर्श श्रव्य सामग्र्याः श्रवणार्थम अवसर प्रदान, मतलब आदर्श श्रव्य सामग्री के सुनने के लिए अवसर प्रदान करना। आगे दिया है जटिल ग्रंथानाम पठनार्थम अवसर प्रदानम, जटिल ग्रंथों के पढ़ने के लिए अवसर प्रदान करना। तो क्या रहेगा सही उत्तर? यहां पर जो सही होगा ये पहले नंबर वाला सही होगा। कौशल निर्माण जो है, कौशल निर्माण 5 प्रकार के छात्रों में किया जाता है, या फिर 5 प्रकार से किया जाता है छात्रों में। कौशल निर्माण जो है वो 5 प्रकार से कौशल निर्माण जो है वो निम्न प्रकार से होता है। एक तो संभाषण के द्वारा, श्रवण के द्वारा, पठन के द्वारा और लेखन के द्वारा। इनमें से संभाषण नामक कौशल के विकास के लिए छात्रों को भाषा की संरचना सुनिश्चित करने हेतु उन्हें अवसर प्रदान किया जाता है, जिससे बालक की जो बोलने की शक्ति है, वाक शक्ति को पूर्णतः विकसित किया जा सके। और इस प्रकार के कौशल को यदि योग्यता विकास मार्ग देखा जाए तो वह यही है कि जीवन प्रकृत परिस्थिति को आधार करके बालक को अवसर के द्वार खोले जाएं। ये तो जो पहला वाला है यही इसका सही उत्तर है। जीवन प्रकृत परिस्थितियों से वो सीखेगा भी और उसको अवसर भी मिलेंगे, उनसे सब कुछ जानेगा, तो यही रहेगा सही। ये योग्यतम मार्ग रहेगा संभाषण कौशल के विकास का। जो वहाँ पर चल रहा है उस चलते हुए को वो समझे तो आराम से वो सीख पाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। लेखनस्य प्रथमम सोपानम अस्ति। लेखन का प्रथम सोपान है। लेखन का प्रथम सोपान क्या है? पहला दिया है मार्गदर्शित लेखनम, मार्गदर्शित लेखन। दूसरा दिया है प्रगत लेखनम, प्रगत लेखन। तीसरा दिया है मुक्त लेखनम, मुक्त लेखन। चौथा दिया है संयत लेखनम, संयत लेखन। क्या रहेगा इनमें से सही बताना है आप लोगों को। लेखनस्य प्रथमम सोपानम अस्ति, लेखन का पहला सोपान क्या है? तो यहाँ पर जो पहला दिया है मार्गदर्शित लेखनम, लेखन का प्रथम सोपान जो है वो है मार्गदर्शित लेखनम, मतलब मार्गदर्शित लेखन। तो लेखन का प्रथम सोपान विद्यार्थी को लेखन के उद्देश्य हेतु मार्गदर्शन रूपी लेखन ही है। और छात्र का प्रथम लेखन सोपान उसको संयत लेखन देने का ही कार्य करता है, जिससे हम विद्यार्थी को उसके प्रथम शिक्षण अवसर पर उसे उसके हाथ में कलम पकड़ा करके उसे लेखन हेतु मार्गदर्शित करते हैं। लेखन शिक्षण सोपान में संयत लेखन को ही प्रथम जो लेखन सोपान है माना गया है। तो ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। चतुर्थ कक्षायाः सौम्या नाम बाला पठन समये एकम अपरिचितम शब्दम पश्यति। क्या कह रहे हैं? चतुर्थ कक्षायाः सौम्या नाम बाला, चौथी कक्षा की कोई बाला है, बालिका है जिसका नाम सौम्या है। तो वो चतुर्थ कक्षा की सौम्या नाम की बालिका पठन समय, पढ़ते समय, क्या करते समय? पठन समय, पढ़ते समय एकम अपरिचितम शब्दम पश्यति, एक अपरिचित शब्द पढ़ती है। एकम अपरिचितम शब्दम पश्यति, एक अपरिचित शब्द देखती है। सा, तो वह क्या कर रही है? आगे ऑप्शन में दिया हुआ है, समझना है। पहला दिया है संदर्भानुसारम अर्थस्य अनुमानम कुर्यात, संदर्भ के अनुसार अर्थ का अनुमान करती है, करे। शब्दार्थ किंचित पृच्छेत, शब्दार्थ को थोड़ा पूछे, किंचित मतलब होता है थोड़ा, शब्दार्थ से मतलब शब्दार्थ को। शब्दम दुर्लक्षितम कुर्यात, शब्द को दुर्लक्षित करे। या फिर शब्दकोशे शब्दार्थस्यार्थम पश्येत, शब्दकोश में शब्द के अर्थ को देखे, ये कह रहे हैं। क्या रहेगा सही यहाँ पर? तो जो पहला दिया है ये वाला, ये रहेगा इसका सही उत्तर, पहले नंबर वाला। संदर्भानुसारम अर्थस्य अनुमानम कुर्यात, यदि शिक्षक के समय ऐसा हो कि चौथी कक्षा की कोई छात्रा है, उसको पढ़ते समय किसी भी एक अपरिचित शब्द को उसने देखा है, तो वह निश्चित रूप से उस शब्द के अर्थ को जानने का प्रयास करेगी तथा
उस अर्थ को संदर्भ के अनुसार अनुमानित करेगी, ये रहेगा सही। तो संदर्भ के अनुसार उसके अर्थ का अनुमान भी लगाएगी, अनुमानित करेगी, ये रहेगा सही, जो पहले नंबर पर है। आगे चलते हैं। सतत समग्र मूल्यांकनम संकेतयति। जो सतत और समग्र मूल्यांकन है वो संकेत देता है, किसकी ओर संकेत करता है? अंतिम मूल्यांकनम, अंतिम मूल्यांकन की ओर संकेत करता है। आगे विद्वत्तायाः तत्व संबंधितः च, विद्वत्ता और तत्व संबंधी की ओर। आगे सर्व विद्यायाः विषयाणाम मूल्यांकनम, सभी विद्याओं के विषय का मूल्यांकन, या फिर सहपाठ्य क्रियाकलापानां मूल्यांकन, सहपाठ्य क्रियाकलापों का मूल्यांकन। सही क्या रहेगा? जो बी नंबर वाला दिया है ये रहेगा सही। मतलब कि निरंतर संपूर्ण मूल्यांकन व्यक्ति को उसकी विद्वत्ता से संबंधित ज्ञान ही होता है। मतलब मूल्यांकनकर्ता किसी इष्ट का मूल्यांकन कार्य करता है और उसमें सफल होता है, तो वह कार्य उस कर्ता का ज्ञान विज्ञान ही है, या पर विद्वत्ता ज्ञान कहलाता है। तो सतत समग्र मूल्यांकन संकेतित करता है किसकी ओर? बी नंबर वाला जो रहेगा ये होगा सही। एक और आसान प्रश्न है, कथा श्रवण विधि ही विद्यार्थीनां कृते सहायं भवति। जो कथा श्रवण विधि है वो शिक्षार्थियों के लिए, कृते मतलब होता है लिए, तो शिक्षार्थीनां कृते, शिक्षार्थियों के लिए, सहायकम भवति, सहायक होती है। कैसे सहायक होती है अब ये आपको बताना है। तो शिक्षण की कुछ विधियां होती हैं, जिनमें से एक विधि है कथा श्रवण विधि, और ये एक प्रमुख विधि है। यदि विद्यार्थी पर इस विधि का प्रयोग किया जाता है तो इससे विद्यार्थी के संभाषण कौशल का विकास होता है। सही क्या रहेगा? जो संभाषण कौशल का विकास है, क्या होगा सही? ये वाला जो सी नंबर पर दिया है, श्रव्य संभाषण कौशल, ये रहेगा सही। श्रव्य संभाषण कौशल का विकास होता है, तो श्रव्य संभाषण कौशल के विकास के लिए तीसरा नंबर वाला रहेगा सही। आगे चलते हैं। कविता पठनस्य उद्देश्यम अस्ति। कविता के पठन का उद्देश्य क्या है? कविता को पढ़ने का उद्देश्य क्या है? ये आप लोगों को बताना है। कविता को पढ़ने का उद्देश्य क्या है? अनुभूतीनां विचाराणां च बोधः, अनुभूति और विचारों का बोध। धारा प्रवाहस्य शुद्धतायाः च ज्ञानं विकासः, धारा प्रवाह और शुद्धता का विकास। कवितायाः कंठस्थीकरणम, कविता का कंठस्थीकरण करना। उच्चारण विकासः, उच्चारण का विकास। क्या रहेगा सही? जो पहला दिया है ये रहेगा इसका सही उत्तर। कविता पठनस्य उद्देश्यम अस्ति। कविता पठन का क्या उद्देश्य है? तो भाव विभाव संचारी भाव जो ये होते हैं ये उद्वेलित होना। मतलब कि आपने कहा है ना, आपने पढ़ा होगा, जब भाव विभाव संचारी भाव इन सब का संयोग हो जाता है तो वहाँ पर रस पैदा होता है। वही बात यहाँ पर है। तो यह सभी कविता पठन के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि मन में अनुभूति हो, ये तो यही कह रहे हैं कि कविता पठन का उद्देश्य जो है वो अनुभूति और विचारों के उद्देश्य से है। तो ये रहेगा जो पहला नंबर वाला दिया है सही होगा। आगे चलते हैं। अधस्तनेषु कस्मिन् विधौ मातृभाषायाः व्यवधानं न अपेक्षते। अधस्तनेषु नीचे दिए गए में, कस्मिन् विधौ किस विधि में, मातृभाषायाः मातृभाषा का, व्यवधानम व्यवधान, न अपेक्षते न अपेक्षित नहीं है। क्या कह रहे हैं? नीचे दिए गए में या फिर नीचे दिए गई किस विधि में मातृभाषा का व्यवधान अपेक्षित नहीं है। सही क्या रहेगा? जो डी नंबर वाला दिया हुआ है यही रहेगा सही। डी नंबर वाला मतलब कि जो प्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष विधि से कभी भी मातृभाषा का व्यवधान नहीं होगा, बल्कि अन्य तीनों विकल्पों से मातृभाषा में व्यवधान अपेक्षित सिद्ध होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा का अवबोधक है। तो इसलिए रहेगा जो डी नंबर वाला है
वो सही उत्तर। चलिए आज के लिए इतने ही प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न हो चुके हैं और आगे अगले वीडियो में पुनः इसी प्रकार से अन्य प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आप लोग वीडियो की प्लेलिस्ट में जा कर के और सारे के सारे वीडियोस देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आगे जो भी और वीडियोस रहें वो आपके पास पहुंचते रहें।